अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो एक हर तरफ एक मामला, एक बहस जो जारी है, मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ हम उससे करें। और वो मामला जो कि APC के बाद सामने आया कि उससे पहले APC से पहले आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी पार्लिमानी लीडरान की, और ये मुलाकात का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत करना और एतमाद में लेना था। लेकिन कहा गया कि ये मुलाकात को पब्लिकली आउट नहीं करना था, नहीं बताना था। लेकिन फिर ये ख़बर जब मीडिया पर आई, इस पर बात हुई, तो फिर तस्दीक की गई कि वाकई ये मुलाकात हुई थी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि कहीं बात सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान पर होनी थी, पर नैब के हवाले से भी बात हो गई और दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आ गए। फिर ये भी बात सामने आई कि शहरी रहमान साहिबा ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्यों नहीं मौजूद। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सामने आई और इस पर मुसलसल अब भी बात जारी है। अब भी आज की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, शहबाज शरीफ साहब हो गए या बिलावल साहब हो गए, तो वो भी इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मुलाकात हुई कैसे हुई। फिर आज एक नई बात कि 2 मुलाकातें हुई हैं, फिर एक 1-on-1 मुलाकात की शेख रशीद साहब ने बात की, नून लीग ने उस बात की तरदीद की। तो इस वक्त जो मौजू बना हुआ है, जो इस वक्त सारी बातचीत है, वो इसी सारे मामले पर है कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो क्यों हुई। मरियम साहिबा आज अदालत से पेशी के बाद जब उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उनका बड़ा वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ था। एक तो ये कि खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और कहा है कि वो मज़ीद अब खामोश नहीं रहेंगे और अगर इनको इसी तरह उनकी जमात को दीवार से लगाया गया तो उनकी जानिब से सख्त रद्द अमल आएगा। एक तो इस बात की तरदीद की कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके साथ साथ जो दीगर बातें हैं उनमें मुख्तलिफ और मामलात भी हैं जो सामने आए, जिनमें मरियम साहिबा ने वाज़ेह कहा कि GB का मामला या कोई भी मामला ये पार्लियामान में आना चाहिए, ये GHQ में नहीं जाना चाहिए। फिर उन्हें यह भी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लिमानी लीडरान को चाहिए कि वो ना मुलाकात के लिए जाएं, अगर ऐसी कोई मुलाकात हो, बल्कि पार्लियामान में बुलाएं। तो ये उनका अपना मौक़िफ़ है जो वो पेश कर रही हैं, यकीनन एक सख्त मौक़िफ़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया पार्लिमानी लीडरान की मुल्क की फ़ौजी क़यादत से मुलाकात और GB जैसे आम इशू पर यह क्या एक इतना बड़ा मौजू होना चाहिए? पहले इसको छुपाने की भी आया ज़रूरत होनी चाहिए, और फिर अगर ये बात पब्लिक हो भी गई है तो फिर इस पर इतनी सफाइयाँ देने की ज़रूरत क्यों कर पेश आ रही है? मैं चाहूँगा ज़रा आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ जो इस वक्त इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का एक सिलसिला है, आज शहजाद अकबर साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो रेफरेंस की चीज़ें और मामलात बता रहे थे। वो वर्बल हर दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एट एवरेज, जो उनका एक वक्त है, और उसमें वो 3 से 4 सवालात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से, कभी 3 से 4 सवालात वो नवाज शरीफ साहब से पूछ लेते हैं, जवाब उनको कभी नहीं मिलता। लेकिन वो ये सिलसिला मुसलसल जारी रखे हुए, और ये एहतसाब है मुल्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में होने के बाद सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक होता है, जिसमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिस तरह से वो घड़ी जाती हैं, वो कहानियाँ सुनाने के बाद फिर जिस तरह मामला ख़त्म हो जाता है उस तरह मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अमली तौर पर क्या कार्रवाई होती है या 2 साल में अब तक क्या हुई है, या आज जिस रेफरेंस का ये हवाला दे रहे हैं वो कहाँ खड़ा है, कहाँ पहुँच, ये हम में से कोई नहीं जानता। बहरहाल कहानी आती है कि किस तरह से कौन सा पैसा किधर गया और कहाँ पर कौन सी जायदादें हैं और किस तरह इन्होंने सुराग लगा ली। ये मामलात चल रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अबव ऑल जो फजल रहमान साहब हैं JUIFA के सरबराह, उन पर भी अब नैब ने तहकीकात का आमदन से ज़ायद अजासों का केस बनाकर आगाज़ कर दिया। तो एक तरफ ये सारे मामलात हैं और दूसरी जानिब जो मुलाकातें हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें। एक ब्रेक की जानिब बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर मैं गेस्ट का तारुफ कराऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। उनके साथ साथ मुबशिर बुखारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं आप इस मामले को कि अगर ये मुलाकात हुई, जब आप GB को एक सूबा बनाने जा रहे हैं, उस पर पार्लिमानी लीडरान गए, फिर ये मुलाकात बाहर आ गई, इसकी कहानी, और फिर इस पर सफाइयाँ और ये सारे मामलात, ये क्या मामला क्या है? ये जानबूझकर किया गया ये? और अगर मुलाकात अपनी मुल्क की फ़ौजी क़यादत से हुई है, जिस तरह शेख रशीद साहब कह भी रहे हैं, और किसी भी मामले पर हुई है, तो उसको इतना हवा बनाने की क्या इस सारे मामले में ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया अरसलान। मेरी सिर्फ इसमें बहुत छोटी सी गुजारिश है
कि पाकिस्तान का मुझे वो पॉलिटिशियन बता दीजिए जिसने आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई या डीजी एमआई से कभी मुलाकात ना की हो, इलादगी में ना की हो, कुछ लोगों के साथ ना की हो, या मामला तय ना किए हो। ये हमेशा ही होती हैं, हमेशा ही होती रहेंगी। और माजी में तो हुकूमतें बनाने और तोड़ने के हवाले से जनरल हमीद गुल का बयान, जनरल असलम बेग की सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट और इस तरह के बहुत सारे मामला मौजूद हैं। वो गुफ्तगू जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जीबी के हवाले से थी, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो थी। और अब ये बात सामने आ गई कि 15 नवंबर को वहाँ इंतखाबात होंगे, गोया उससे पहले उसको सूबा बनाने का प्रोग्राम अब नहीं है, उसको मौखर कर दिया गया। ये पॉलिटिकल पार्टीज की उस वक्त पिछली बुध को ये उनकी डिमांड थी कि इंतखाब के बाद किया जाए। लेकिन जो उसके बाद गुफ्तगू की गई, जो तकरीरें की गई, जो 9 घंटे मियां नवाज शरीफ बैठ के उस पूरी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे, जो बिलावल साहब ने कहा, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, जो बाकी लोगों ने वहां गुफ्तगू की और जो आज मरियम बीबी बोली, वो सब इस बात की गम्माजी करता है कि मामला जो हैं वो बहुत सीधे और सादे हैं। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के वो इदारे जो हुकूमतें बनाने या तोड़ने के कभी जिम्मेदार हुआ करते थे, वो ये बावर करवा रहे हैं कि 3 साल आप इंतजार कीजिए, मौजूदा हुकूमत सिविलियन हुकूमत है और जो हुकूमत कहेगी वही हम करेंगे। और उसके मुताबिक जिस तरह इस्लामाबाद में 245 मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्फोर्स हुई थी और फौज बुलाई गई थी, उससे पहले मियां साहब, उससे पहले सिंध में भी 245 लग चुकी थी, भट्टो साहब के जमाने में लाहौर, हैदराबाद और कराची में 245 लगी थी, मार्शल्ला भी लगे, वो सारी चीजें। लेकिन ये भी जरा देख लिया जाए कि पाकिस्तान की सियासत, वो कौन सी सियासी जमात है जिसने एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर इख्तिदार हासिल करने की कोशिश न की हो। 4 दफा पीपल्स पार्टी ने ये काम किया, 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया। वो किस मुंह से गाली निकालना चाहते हैं, वो किस मुंह से तनकीद करना चाहते हैं? और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि हम इसमें हिस्सेदार अब नहीं है या नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइन के तहत जो उनकी जिम्मेदारी है। मुझे ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये जिस तरह आपने पूरी तारीख भी बता दी, फिर इतना बड़ा ये इशू होना चाहिए कि आज इस पे सफाइयाँ और बार बार आज एक पूरा हफ्ता होने को ऐसी बात का तस्करा बार बार किया जा रहा है मुसलसल 3-4 रोज से। पाकिस्तान के सियासतदानों की बड़ी अक्सरियत सिर्फ झूठ बोलती है। मैं खुद एक सियासी जमात का अहम शख्स रहा हूं। जो कुछ अंदर गुफ्तगू होती थी, बाहर वो गुफ्तगू नहीं आया करती थी, और जो बाहर गुफ्तगू की जाती थी अंदर की गुफ्तगू से उसका कभी कोई ताल्लुक नहीं होता था। सिर्फ प्रेस को जो कुछ बताया जाता था, और उस जमाने में जरा प्रेस मुख्तसर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, सिर्फ उतनी बात आती थी जितनी स्पोक्स पर्सन या कोई किसी जरिए से बताने की कोशिश की जाती थी, या जिसको लीक कहा जाता है वो लीक की जाती बिल्कुल सही चॉइस, इसके अलावा कभी कोई बात बाहर नहीं आई थी। अब मीडिया वसी हो गया है, अब लोगों की रसाई है और लोगों तक बात पहुंच जाती है। 9 सेकंड्स में पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बात चली जाती है। बिल्कुल सही चॉइस, पॉइंट आ गया। मुबशिर भाई, आप कैसे देखते हैं सर इस सारे मामले को, और ये जो मुसलसल 3-4 रोज़ से हम देख रहे हैं इस मामले पर बात हो रही है कि जी मुलाकात हुई और आज के दिन में भी उसी को क्लैरिफाई कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है, और जो दीगर अहवाल इसके आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अरसलान भाई, चौधरी साहब ने एक तारीख बयान फरमाई और बिल्कुल ठीक तारीख बयान फरमाई, लेकिन हमने देखा है कि हम लोग जब मीडिया की बात करता हूँ, हम लोग सियासतदानों को बड़ा आसान ले जाते हैं, और उसके बरक्स जब इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो हम बहुत केयरफुल भी हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो है एक इज़्ज़त का एलिमेंट भी आ जाता है उनके लिए, और शायद उस सारे पोस्टर के पीछे कहीं ना कहीं कुछ खौफ भी छुपा हुआ हो। मुझे शिकवा दोनों से है, शिकवा दोनों से, बल्कि तीनों से है, तीसरा मीडिया है इसमें, मीडिया जी। क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या ये लीडरशिप जो है ये अवाम के सर पे लीडरशिप बनती है, और इनका काम है कि अवाम को आगाह रखा जाए, अवाम को बताया जाए अपने फैसले लेने से पहले, अवाम को बताया जाए कि उनकी मूवमेंट्स क्या हैं, चूँकि वो सर्व करते हैं अवाम को।
यही फार्मूला अप्लाई होता है इस्टेब्लिशमेंट पे या फौज पे। हमारे सिपा सालार जो हैं वो कौम की खिदमत कर रहे हैं और कौम को बताना भी उनका भी फ़र्ज़ है, चूँकि टैक्स पेयर्स हैं सारे, तो उनकी सैलरी भी इधर से ही जाती है। और यही काम मीडिया का है कि आवाम को सर्व करे, इसमें ज़ाती बेनिफिट्स नहीं देखते, साइड नहीं लेते, लॉबिस्ट का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। अब मुझे तो बाकायदा अपनी आवाम पे तरस आता है कि ये लीडरशिप जो है हमारी, हाँ वो सिविल हो या मिलिट्री हो, जो आवाम के मुफाद की बात करते हैं, जो आवाम की भलाई की बात करते हैं, वो इस तरह खामोश रह के मुलाकातें करते हैं, आवाम से राय नहीं लेते, आवाम को बताते नहीं हैं, फिर वो लीक्स की सूरत में ख़बरें जो हैं वो शाया होती हैं और फिर दर्जनों प्रोग्राम्स और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, टॉप स्टोरीज़, लीड स्टोरीज़, सुपर लीड्स जो हैं उस सिलसिले में शाया होती है। मुलाकात हुई, मुलाकात हुई। भाई छोड़िए इस बात को, मुलाकात हुई या नहीं हुई, आप ये बताइए कि ये मुलाकात हुई तो अवाम को क्यों नहीं बताया गया। उसके 2 दिन बाद आप APC में आके जो है वो तकरीरें करते हैं, उससे अगले दिन स्टेटमेंट एक तरफ से आता है कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, ना ही करेगी। तो ये जब मुलाकातें हो रही थी तो अवाम को ब्लैक एंड वाइट में आप बताएं। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम मामला है और इस तारीख के इस मोड़ पे तो बहुत अहम मामला है, लेकिन क्या आवाम की राय इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी ये 2 बड़ी पार्टीज़, खसूसी तौर पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब कहती हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो क्या उन्होंने पार्लियामेंट से कोई गो अहेड लिया या इस मामले को पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए कोई रिक्वेजिशन भेजी? नहीं भेजी यकीनी तौर पे अभी तक। तो बिल्कुल सही, ये उनका भी जो है तर्ज अमल डूबियस है, दूसरी तरफ से भी डूबियस है, और हम मीडिया का तर्ज अमल भी डूबियस है इस सारे मामले में। नैब की अगर बात उधर हुई तो उसका इम्पैक्ट और आउटकम ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को बुला लिया गया, तो इसका मतलब है कि वो मीटिंग में कम अज़ कम वो बात तो नहीं हुई होगी, चूँकि बिल्कुल सही मुबशिर भाई, मुबशिर साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा अजीम चौधरी साहब से एक और चीज़ जो अहम है यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा। चौधरी साहब, एक तो ये बहस है मुलाकात हुई नहीं हुई, जिस तरह अभी मुबशिर साहब ने भी फरमाया, इसको साइड पे अगर 1 मिनट के लिए हम रखें तो जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे बहुत सारे सवालात बनते हैं। वो बतौर वज़ीर आज़म इस मामले में भी मौजूद नहीं थे, वो उस पर सवाल भी किया गया, बताया वाज़ेह तौर पे जा रहा है शरीर रहमान साहबा ने कहा। इससे पहले जब भारत के साथ आप तकरीबन जंग के माहौल में आ चुके थे तब भी वो मौजूद नहीं थे। तो वो मुल्क के मफाद में, को मुल्क की बेहतरी में अपोजिशन बुरी है अच्छी है तो यही है, आपने मुशावरत तो करनी, इसके लिए भी इतना ज़र्फ को रखने के लिए तैयार नहीं कि वो ऐसे आम मामलात में भी लीड लें। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं अपने तजर्बात और अपने मुशाहिदात की रोशनी में आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये मामला है फॉरेन अफेयर्स के साथ मुंसलिक बहुत ज्यादा, इसमें चीन शामिल है और इसमें भारत का मामला भी शामिल है। ये एक कश्मीर का वो हिस्सा है जिसको बज़ाहिर मुतनाज़े इलाका कहा जा रहा है, जहां अल्टीमेटली रेफरेंडम होना है, लेकिन वहां के लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, वो तो ये नहीं कह रहे कि आप हमें मकबूजा कश्मीर के साथ मिला दीजिए। और इस पर इंडिया जिस तरह रद्द-ए-अमल का इजहार करके आया चीन जाके, और चीन ने जिस तरह जवाब दिया, जिस तरह अमेरिका इसमें बोला और हमने अमेरिका को जवाब दिया, इन बातों को जरा जहन में रख लें और फिर अगली बात कर लेते हैं। ये मामला तय करना है वजारत खारजा की सतह पर और उन्होंने ही दुनिया भर में इसका जवाब देना है। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह वहाँ मौजूद थे, और यकीनन कुछ और लोग भी होंगे जिनके नाम अभी बाहर नहीं आए, आ जाएंगे 1-2 दिन तक। अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होते तो यकीनन गुफ्तगू का रंग रूप दूसरा होता और उसमें संजीदगी का अंसर की बजाय वहां पर तनकीद का और ताने देने का और इस तरह की बदबज़गी का मामला सामने आ जाता, जिस तरह पार्लियामेंट में हम अक्सर देख चुके हुए हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ऐसी है कि जिसको छुपाने की कोई जरूरत थी। इनको भी चाहिए था बता देते, और उन्हें भी चाहिए था कि हम एक वसी मामले पर, एक अहम मामले पर एक वसी मुशावरत करना चाहते हैं,
पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर नहीं मिलता रहा और अब भी नहीं मिलता। वो इनकार नहीं करते जो को मिलना चाहे उनसे, वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आखिरी फैसले के लिए जाया जाता है। वो जब सब चीजें तय हो जाएंगी नीचे की सतह पर, तो यकीनन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान के पास मामला जाएगा, वो उसको काबीना में ले जाएंगे और वहां काबीना में फैसला कर लिया जाएगा। हम नहीं चाहते जिस तरह इंडिया में 370 का मामला दुनिया भर में इशू बना, गिलगित बल्तिस्तान का मामला दुनिया भर में इशू बने। गिलगित बल्तिस्तान शाहराह रेशम के जरिए और सी पैक के जरिए और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में वो नुमाया हैसियत रखता है। वह पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिक्स कर रही है, ये जो करना चाहती है, वो पॉलिटिक्स इस वक्त सूटेबल नहीं है। उनको भी ये बात समझनी चाहिए। और शहरी रहमान साहब तनकीद में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं, और बिलावल साहब की जो गुफ्तगू लोग बता रहे हैं इधर उधर से सुनने को मिल रही है, वो भी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं है कि जिस पर ये बात कही जा सके कि एक मुदब्बर सियासतदान के तौर पर या एक मुदब्बर खानदान के फर्जंद के तौर पर उन्होंने गुफ्तगू की। मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ सराजुल हक साहब को भी, वो तो उन बातों की तफसील में नहीं जानना चाहते, इसलिए कि अगर वहां बिल्कुल सही चॉइस साहब, पॉइंट आ गया तो नहीं करती। बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं मुबशिर बुखारी साहब, यही सवाल जो मैंने चॉइस साहब से किया वही आपकी तरफ लेकर आऊँगा। किस हद तक ये एक अजीब मामला है कि तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपना सलूशन जो है वो आर्मी चीफ़ के पास या फ़ौज के पास ही नज़र आता है। हम इस हुकूमत के बनने के बाद इस पर अदम एतमाद जो रहा कारोबारी शख्सियात का, दीगर मामलात का, वो ख़ुद वक्त लेकर और जाते रहे और बात करते रहे कि जी खुदारा हमारे साथ ऐसी पॉलिसीज़ ना अपनाएं, ये ना करें, वो ना करें। और कोई मामला है तो वो वज़ीर आज़म सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस इतना इम्पॉर्टेंट इशू, इस पर क्या उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी नहीं था, या इसको इतनी आसानी से हम छोड़ दें कि जी खैर है वो मौजूद नहीं है और किसी स्टेज पे वो मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूँ, और ये उनका वहाँ पे ना होना बड़े अचंभे की बात है मेरे लिए कम अज़ कम। अजीम भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया, अपनी जगह पे उनकी ओपिनियन है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप एक इतने बड़े कैनवस पे इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स हैं, जिसमें हुकूमत के लोग शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी एजेंसीज़ के 2 चीफ शामिल हैं, उस DGMO भी यकीनन उसमें शामिल होंगे। इतनी बड़ी एक मीटिंग है, वहाँ से इमरान खान साहब का गैर हाजिर रहना मेरे लिए तो कम अज़ कम शॉकिंग है, चूँकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके की एक हवाले से और उसके फ्यूचर के हवाले से इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। पहले तो मैं दोबारा अपनी उस बात पे खड़ा हूँ कि इस मामले को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती, और मुमकिन है हुकूमत जो है मुस्तकबिल में ऐसा स्टेप ले अगले 1 आध हफ्ते में कि पार्लियामेंट की कॉल करे सेशन और उसमें डिस्कशन करें। देखिए FATF बिल के लिए आप इतना संजीदा होते हैं, वो भी एक सीरियस इशू था कि आप जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुला देते हैं, तो ऐसे मामले के लिए कम से कम एक कौमी असम्बली का इजलास तो ज़रूर होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि खान साहब जो आपने पॉइंट आउट किया कि कोई भी मामला हाँ वो फॉरेन फ्रंट पे हो या इकनॉमिक फ्रंट पे हो या पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, तो आर्मी चीफ को आना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो डिलीवर खान साहब को करना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं कर रहे, और ऐसी सूरत हाल में जो ले दे के कौम के पास से एक ताकत रह जाती है जिसके बारे में उन्हें ये गुमान होता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो आर्मी चीफ ही रह जाते हैं। अभी आप देखें सऊदी अरब का दौरा, ये एक आपके फॉरेन पॉलिसी में गैप की निशानदेही है कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़ रहा है, कहीं पे तो आपने गैप छोड़ा। इसी तरह आपने ताजरान की बात की, और ये तो अभी मज़ीद आप अगर
आर्मी हाउस चेक करवाएं तो डाकों में, उनकी डाक में जितने रिक्वेस्ट जाती हैं हमारे बिजनेस टाइकून्स की तरफ से या बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, उसका भी अंदाज़ा, फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उनकी तरफ ही देखती है। चूँकि मसला ये है कि खान साहब का वो एटीट्यूड जो कि बात सुननी ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस चल रहा है। आप चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं, आप आईजीज बदल रहे हैं, लेकिन जो आप बंदा लगा देते हैं मतलब सीएम, और उसके हवाले से मैंने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं हमारी एजेंसीज़ की, जिसमें बाकायदा रिकमेंड किया गया जी पंजाब के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, इन्हें रिप्लेस किया जाए। लेकिन खान साहब वो भी नहीं सुन रहे। यहाँ तक कि बिल्कुल सही मीटिंग में उन्होंने कोट अनकोट जो मुझे पता चला वो ये कहा कि अगर नैब इनको डिस्क्वालीफाई भी कर देती है उस्मान बुज़दार साहब को, तो मेरे चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे। इस हद तक वो आगे चले गए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो राइटली सेड पॉइंट टेकन। मैं क्विकली एक आखिरी चीज़ पर आप दोनों का कमेंट लेना चाहूँगा। चॉइस साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब पे नैब इंक्वायरी खोलता है एपीसी के फ़ौरन बाद, कैसे देखते हैं इसे आप? दूसरा, शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर सर जरा थोड़ी सी अपनी राय फरमा दें। मौलाना का मामला तो कई दिन पहले से ही आ चुका हुआ है मीडिया पर, हम सब जानते हैं। और वो टीवी एक क्लिप भी चला रहा है कि जी उनको पता है कि वो नोटिस उनको दिए गए हैं, ये जारी कर दिए गए हैं, और वो तकाजा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे मच्छर की बिन बनाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना का कहना तो कुछ इस तरह है। अगर मौलाना ने कुछ किया हुआ है और कुछ मामलात हैं तो मौलाना तो इस्लामी निज़ाम के हामी हैं, उनको तो काजी की अदालत में जाना चाहिए, उनको तो एहतसाब के लिए खुद अपने आप को पेश करना चाहिए। और जिस चीज का वो दर्ज दे रहे हैं, और साथ ये फरमाया जा रहा है कि अगर मौलाना जाएंगे तो 30 लाख लोग जाएंगे। कोई ड्रामा है? कोई क्या कर रहे हैं? ये मुल्क है, मजाक है? ये बनाना स्टेट नहीं है। 30 लाख लोग आप लेके नैब के दफ्तर में अपनी सफाई पेश करने जाएंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का करेक्टर जो है वो एक छोटा सा करेक्टर है जी। ये शहजाद अकबर साहब पे भी जरा राय जल्दी से फरमा दीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं है। शहजाद अकबर साहब पे राय फरमा दीजिए सर। शहजाद अकबर साहब जो मर्जी कहते रहे, वो अपने कहे के खुद जिम्मेदार है, और मुझे तो उनका कहा हुआ आज तक कुछ पूरा होता नजर नहीं आया। बिल्कुल सही, उनका कुछ कहा हुआ पूरा होता नजर नहीं आया, ये तो हम सब देख रहे हैं। मुबशिर बुखारी साहब, आपकी क्या राय होगी? एक तो मौलाना साहब के हवाले से, और दूसरा शहजाद अकबर साहब की जो ऑफ एंड ऑन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ कहानियाँ, मैं तो कहूँगा, हमें सुनाते हैं। कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि अगर उनके पास इतने शवाहिद और चीज़ें हैं तो ये कौन सा तरीका होता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके आखिर में आप कहें कि मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे 4 सवालों के जवाब दे दें। किस फोरम पे दे दें, कहाँ दे दें, किस तरह मांग रहे हैं आप जवाब हुकूमत में होके? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 4 जवाब दे देते हैं, आप 4 नए सवाल लेते हैं? ये क्या ड्रामाबाजी सर? देखिए, शहजाद अकबर साहब का मसला ये है कि उन्हें अपनी पोजीशन और उस पर रहने को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो उनके पास जस्टिफिकेशन के लिए सिर्फ ये मीडिया ही रह जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रह जाती हैं। एक टीम उन्होंने बिठाई हुई है जो इकट्ठे करती है कुछ सवालात, कुछ रिसर्च करती है, और उन्हें कोई चूरन दे देती है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और उसका ताकि आपकी प्रेजेंस जो है पावर कॉरिडोर्स में उसको जस्टिफाई किया जाए। इससे ज़्यादा की मुझे उनकी अफादियत नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह कि नैब की परफॉर्मेंस पे सीरियस क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब को ये सोचना चाहिए जब वो नैब को रेफरेंस भेज रहे हैं तो फिर नैब को सवाल करने दीजिए। नैब को जवाब, यानी जिस पे जो एक्यूज़ है उससे जवाब भी नैब में ही सबमिट करने की इजाज़त दें। आप टीवी पे आके फिर मुनाजरा कर लें, उनको सामने बिठाएं, उनसे सवाल पूछें और फिर उनके काउंटर सवालों का जवाब दे दें। जो सवाल शहजाद साहब से पूछे गए फ़ाइज़ ईसा केस के बाद, उसके जवाब तो आज तक हमें तसल्ली बख्श मिल नहीं सके, तो इनके जवाब कौन देगा? तो उन्हें कम से कम इस मामले में एहतियात करनी चाहिए, चूँकि उनका ये जेस्चर पूरे नैब को कंट्रोवर्शियल कर देता है। पूरे इस प्रोसेस को, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि शहजाद साहब को इससे मना रहना चाहिए। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ है तो मेरा उनके लिए मशवरा है बड़ा मुखलिसाना कि 30 लाख बंदे की बजाय अपने साथ कुछ सामान दे के जाएँ और वहाँ पे जाके अगर वो गिरफ़्तार करें, खामोशी से गिरफ़्तारी दें, क्योंकि अगर वो नैब को एक दफ़े भुगत के आगे
तो ये जो डीजल और बाकी जो मामला जो इमरान खान साहब कंटेनर पे उनके खिलाफ फरमाते थे, वो इल्ज़ामात जो हैं वो धुल जाएंगे और बाकी लीडर्स की तरह उन्हें भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जो जेल में जाता है बाहर आता है तो उसकी ड्राई क्लीनिंग हुई होती है। तो फजलुर रहमान साहब भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो यकीनन उन्हें भी कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मुख्तलिफ़ मामलात हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले चंद माह बहुत अहम होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनकी सिमत, उनके बहुत सारी चीज़ें हतमी जगह तक पहुंच जाएंगी और बहुत सारी चीज़ों की सिमत का तयन बड़ा वाज़े तौर पर हो जाएगा कि क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इस वक्त कहा जाए कि बहुत सब कुछ वेग है, तो बिल्कुल एक ऐसा ही नक्शा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।